नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव का बड़ा दावा, देश में कभी भी हो सकते हैं चुनाव, अगस्त में गिर जाएगी मोदी सरकार। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि गले लिपट कर रोए परिजन, हाथरस पहुंचे राहुल गांधी, बोले संसद में उठाएंगे मुद्दा, पीड़ितों को दिलाएंगे न्याय। खबर में आगे जिक्र होगा कि चंद्रबाबू नायडू थमा गए पीएम मोदी को लंबी डिमांड की लिस्ट, गडकरी समेत मंत्रियों पर भी बनाया दबाव। खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे आप भी कमाना अगर चाहते हैं एक्स्ट्रा पैसा, तो कौन से हैं तरीके आपके लिए एक्स्ट्रा ऑनलाइन पैसा कमाने के बेस्ट तरीके, वो आपको बताएंगे। और इसके साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी अचानक पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, लोको पायलट से की मुलाकात और पूछी उनकी समस्याएं। दोस्तों, इसी प्रकार की सारी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष हो गया है पूरी तरीके से मजबूत, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लालू यादव का बड़ा दावा, देश में कभी भी हो सकते हैं चुनाव, अगस्त में गिर जाएगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन सत्ता सरकार बनाएगी। और उन्होंने राजद कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि वो लोग तैयार रहें, देश में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। लालू यादव ने यह दावा राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर किया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा कि दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है और अगस्त तक गिर सकती है। उन्होंने कहा कि मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयार रहने की अपील करता हूं, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ा दावा राहुल गांधी ने करके जबरदस्त हलचल राजनीति में मचा दी है। इस दौरान पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि जनता दल यूनाइटेड वालों ने सत्ता के लालच में अपनी विचारधारा से समझौता किया और बीजेपी से गठबंधन किया। राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने ना तो समझौता किया और ना ही बीजेपी के सामने घुटने टेके। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता में होना सबसे बड़ी बात नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों के लिए जो कमजोर और वंचित हैं। लोकसभा चुनाव में हमारा वोट शेयर 9% बढ़ा है, जबकि एनडीए का वोट शेयर 6% कम हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि आज आरजेडी ने 4 सीटें जीती हैं, हम और भी जीत सकते थे, फिर भी हमारे गठबंधन ने इस लोकसभा चुनाव में 9 सीटें जीत ली हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गले लिपट कर रोए परिजन, हाथरस जब पहुंचे राहुल गांधी तो बोले कि संसद में उठाएंगे इसका मुद्दा और पीड़ितों को दिलाएंगे न्याय। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को सुबह अलीगढ़ के पिलखाना में हाथरस हादसे में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, मृतकों के परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी ने कहा कि इस हादसे का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को संसद में उठाएंगे और पीड़ितों को हर संभव मदद करेंगे। पिलखाना नगर पंचायत के फरियान मोहल्ले में 4 लोगों की सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में 2 जुलाई को सिकंदर राव के फुलरई में मौत हो गई। और यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी का काफिला सुबह 7:30 बजे पिलखाना पहुंचा और यहाँ पर सबसे पहले मृतक मंजू देवी के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की। राहुल गांधी ने मुलाकात करके उनको भरोसा दिलाया कि उनका मुद्दा देश की संसद में उठाया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिलखाना में करीब आधे घंटे तक परिजनों के साथ उनका दुख दर्द बांटा और एक परिवार से एक जगह जबकि 2 परिवार से एक ही जगह मुलाकात की। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चंद्रबाबू नायडू थमा गए पीएम मोदी को लंबी डिमांड की लिस्ट, गडकरी समेत मंत्रियों पर भी बना दिया बड़ा दबाव। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी से 20 मिनट की मुलाकात की। मीटिंग का वक्त भले ही कम था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की डिमांड लिस्ट बहुत लंबी थी और उन्होंने पीएम मोदी के सामने मांग रखी कि आंध्र प्रदेश के लिए अलग से बजट आवंटित किया जाए। इसके अलावा अलग अलग मंत्रालय भी अपनी परियोजनाओं में आंध्र प्रदेश को प्राथमिकता दें। इसी के तहत उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्र की एनडीए सरकार में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले चंद्रबाबू नायडू को इस बात का एहसास है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। ऐसे में उनकी मांग स्पेशल पैकेज पर आ गई है। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने पीएम मोदी से आंध्र पर 13 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का मुद्दा उठाया। नायडू ने कहा कि ऐसी स्थिति पहले की जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौर में बनी, जबकि राज्य में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं हुआ है। नायडू ने इस मीटिंग में लंबी डिमांड लिस्ट रखते हुए कहा कि
पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए भी मोदी सरकार रुके हुए फंड को जारी करे। उनकी एक बड़ी मांग ये थी कि अमरावती को राजधानी के तौर पर तैयार करना है, उसके लिए फंड की कमी है, इसलिए मोदी सरकार की ओर से यदि मदद मिल जाए तो ये काम तेजी से पूरा हो सकेगा। इसके अलावा राज्य में सड़कों, बांध, पुलों, सिंचाई परियोजनाओं के तेजी से विकास के लिए उन्होंने अलग से पैकेज की मांग की है। उनका कहना था कि बुंदेलखंड के लिए सरकार ने जिस तरह से अलग परियोजना तैयार की और स्पेशल पैकेज जारी किया गया, उसी तरह आंध्र प्रदेश को लेकर भी विचार किया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद नायडू ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मीटिंग की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगर आप भी कमाना चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन एक्स्ट्रा पैसा, तो ये इनकम सोर्स हैं आपके लिए बेस्ट। जी हाँ दोस्तों, 2 बेस्ट इनकम सोर्स इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी जितनी सैलरी है अगर उतनी ही आपकी साइड इनकम हो जाए तो क्या ही बात होगी। हम साइड इनकम तो कमाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए कोई निवेश नहीं करना चाहते। ऐसे में आजकल ऑनलाइन पैसे कमाने के कई ऑप्शन मौजूद हैं जिसमें आप बिना कोई पैसा इन्वेस्ट किए भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि 2 ऐसे तरीके आज बताने जा रहे हैं, बाकी के तरीके आगे बताएंगे, लेकिन 2 तरीके आज बताने जा रहे हैं जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम घर बैठे ऑनलाइन बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कमा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला काम आता है फ्रीलांसिंग का। जी हाँ दोस्तों, आज कई कंपनियां फ्रीलांस जॉब का ऑफर करती हैं, इसके ज़रिए भी आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। फ्रीलांस में आप कंटेंट राइटिंग, एडिटिंग, वेब डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग जैसे कई काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, फ्रीलांसिंग की साइट पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए और देखिए कि उसमें आपके लायक क्या काम है और उस काम को वहां से उठाइए और घर बैठे अपने सुविधा के अनुसार उस काम को करके दे दीजिए और आपकी इनकम, आपके जो साइड इनकम है वो आपके रियल इनकम से भी ज़्यादा हो सकती है। इसी के साथ जो दूसरा तरीका है वो ब्लॉगिंग का है। आज भी कई लोग ब्लॉगिंग के ज़रिए पैसा कमाते हैं और इसमें ब्लॉग लिखकर ट्रैफिक जनरेट करना होता है। ट्रैफिक जनरेट करने का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्लॉग को पढ़ें। ब्लॉग पढ़ने वालों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा इसमें इनकम होती है और आप किसी भी टॉपिक पर ब्लॉग लिख सकते हैं। दोस्तों, यूट्यूब जैसा तरीका तो आप जानते ही हैं जहाँ लोग वीडियो का ब्लॉग बनाकर फेमस होते हैं और खूब सारा पैसा कमाते हैं। इसी तरह ब्लॉगिंग में भी वेबसाइट पर कंटेंट लिखा जाता है और उस पर जब ज़्यादा लोग उसको देखते हैं, उसको पढ़ने के लिए आते हैं, तो फिर उससे भी आपका इनकम जनरेट होता है। तो दोस्तों, ये तरीके हमने आपको 2 तरीके आज की इस खबर में बताए, बाकी के तरीके आगे की खबरों में ज़रूर बताएंगे। लेकिन आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कोई सवाल अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुँचाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी अचानक पहुँचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, लोको पायलट से की मुलाकात और पूछी उनकी समस्याएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दोपहर में अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां लोको पायलट के लॉबी में जाकर उपस्थित लोगों से बातचीत की और ट्रेन परिचालन के बारे में जानकारी ली। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने लोको पायलट से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में भी पूछा। राहुल गांधी इससे पहले गुरुवार को दिल्ली के जीटीबी नगर पहुंचे थे। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को अचानक दिल्ली के जीटीबी नगर पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने दिहाड़ी श्रमिकों के साथ फावड़ा उठाकर काम किया। इसके अलावा उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान राहुल गांधी ने सीमेंट, ईंट से लेकर दीवार की चिनाई भी की थी। उन्होंने मजदूरों की समस्याएं भी पूछी। यहाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने दिहाड़ी श्रमिकों से उनकी दिक्कतें पूछी और ये भी पूछा कि वो क्या काम करते हैं और मटेरियल कहाँ से लाते हैं। इसके बाद वो किंग्सवे कैंप गए। वहीं कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर फोटो शेयर किया। राहुल गांधी की फोटो शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जीटीबी नगर में श्रमिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को यूजर्स से 34,824 करोड़ रुपए वसूलने की दे दी है छूट। सुरजेवाला ने केंद्र सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने दूरसंचार क्षेत्र की 3 प्रमुख कंपनियों द्वारा शुल्क दर में बढ़ोतरी किए जाने के बाद शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कटाक्ष किया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का जनता के लिए उसके मित्रवादी पूंजीवाद का प्रसाद है। पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया कि मोदी सरकार ने 109 करोड़ सेलफोन उपभोक्ताओं की जेब से 34,824 करोड़ रुपए की वसूली की अनुमति क्यों दे दी। हाल ही में 3 प्रमुख दूरसंचार कंपनियां रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने
2.5 साल के अंतराल के बाद मूल्य वृद्धि की घोषणा की और सबसे पहले सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस जियो ने यह कदम उठाया। सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि हिंदुस्तान के सेलफोन मार्केट में सिर्फ 3 सेलफोन ऑपरेटर हैं। रिलायंस जियो के 48 करोड़, एयरटेल के 39 करोड़ और वोडाफोन आइडिया के 22 करोड़ 37 लाख उपभोक्ता हैं। ट्राई की एक रिपोर्ट के अनुसार सेलफोन कंपनियां अपने हर सेलफोन ग्राहक से 152 रुपये 55 पैसे प्रति महीना कमाती है। और उन्होंने कहा कि 27 जून को रिलायंस जियो ने अपने रेट 12% से 27% बढ़ा दिए। 8 जून को एयरटेल ने अपने रेट 11% से 21% बढ़ा दिए और 29 जून को वोडाफोन आइडिया ने भी अपने रेट 10% से 24% बढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों, सुरजेवाला का कहना था कि साफ है कि तीनों कंपनियों ने सलाह कर सिर्फ 72 घंटे में सेलफोन की शुल्क दर बढ़ाने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अगर हम सेलफोन कंपनियों का औसत देखें तो पता चलेगा कि रिलायंस जियो के हर यूज़र पर 30 रुपये 51 पैसे की बढ़त हुई है, यानी सालाना 17,568 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूल किए जाएंगे। एयरटेल के ग्राहकों पर 22 रुपये 88 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और ये सालाना 10,704 करोड़ रुपए होगा। वोडाफोन के उपभोक्ता पर 24 रुपये 40 पैसे की बढ़त हुई है, यानी सालाना 6,552 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरा एनालाइज करके सुरजेवाला ने देश की जनता को ये बात बताया है कि मोदी सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को यूजर से 34,824 करोड़ रुपए वसूलने की छूट दे दी है। सुरजेवाला ने इसको कहकर केंद्र सरकार को घेरा है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हाथरस कांड पर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा, कहा लीपा पोती की जगह सरकार करे कोई ठोस कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के फुलरई गांव में मंगलवार को नारायण साकर हरि भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के सत्संग में भगदड़ मच गई और इस घटना में अब तक कुल 121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कई घायल लोग हैं और इसको लेकर कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को जमकर घेरा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी खुद पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं, जिसके बाद बीजेपी की सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो चाहे देश की हो, दोनों यहाँ पर बैकफुट पर आ चुकी है कि आखिरकार इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई, पुलिस प्रशासन कहाँ था और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाबा के अपने सिक्योरिटी के भरोसे 1 से 1.5 लाख लोगों को कैसे छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, कई सारे सवाल उठ रहे हैं और दोस्तों, क्या इसमें बाबा की भी गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर के भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि शराब घोटाला सट्टा ऐप पर बघेल ने उठाए सवाल, बोले महादेव बंद नहीं हुआ, उल्टे गजानंद ऐप चालू हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर प्रदेश में नए सिरे से सियासत शुरू हो गई है। संसद के दोनों सदनों में छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले पर बात होने के बाद अब एक बार फिर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अब सट्टा ऐप पर सवाल उठाए हैं। श्री बघेल ने कहा है कि अब तक महादेव ऐप ही बंद नहीं हुआ है और गजानंद ऐप चालू हो गया है। साथ ही शराब घोटाले पर भी उन्होंने बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया है। श्री बघेल ने शुक्रवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमारी सरकार में हमने गूगल को पत्र लिखकर महादेव सट्टा ऐप को बैन करने को कहा था, लेकिन डबल इंजन की सरकार में महादेव ऐप कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा कि महादेव ऐप तो अभी बंद हुआ ही नहीं, बल्कि उल्टे अब गजानंद ऐप भी शुरू हो गया है। शराब घोटाले का मामला एक दिन पहले राज्यसभा में गूंजा था और इसके बाद अब शराब घोटाले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में हुआ शराब घोटाला कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है। और इसी मसले पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव के पहले इतने आरोप लगाए लेकिन सप्लायर नहीं बदला गया। अगर वो गलत था तो सप्लायर क्या नहीं बदला गया। सरकार में चंदे का धंधा चल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कक्षा 6 की किताबों की छपाई में देरी पर केंद्र पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा सरकार बच्चों की शिक्षा को नुकसान पहुंचा रही है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तकों की छपाई में देरी के बाद शिक्षा मंत्रालय पर बच्चों की शिक्षा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि स्कूल वर्ष शुरू होने के बावजूद एनसीईआरटी शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कक्षा 6 के छात्रों के लिए विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने में विफल रही है। रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति यानी कि एनसीईआरटी द्वारा अभी तक
अंतिम रूप नहीं दिया गया है और उन्हें प्रिंट करने के लिए 10 से 15 दिनों की आवश्यकता होगी। कांग्रेस महासचिव ने यह भी दावा किया कि अधिकारियों को छात्रों को किताबें उपलब्ध होने में 2 महीने की देरी होने की उम्मीद है और नई पाठ्य पुस्तकें अप्रैल में पढ़ाई जानी थी और अभी तक बाजार में नहीं आई है। कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं। शैक्षणिक सत्र के मध्य में कक्षा 6 के लिए केवल अंग्रेजी और हिंदी की पाठ्य पुस्तकें जारी की गई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने फरवरी में एक महत्वाकांक्षी समय सीमा के साथ कक्षा 3 से 12 तक के लिए नई पाठ्य पुस्तकें बनाने के लिए पिछले जुलाई में NSTC का गठन किया था। हालांकि तब NSTC ने केवल कक्षा 3 और 6 के लिए पाठ्य पुस्तकों को बदलने का निर्णय लिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का आरोप, विपक्ष ने सदन में किया वॉकआउट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने प्रश्नकाल के दौरान हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। दोस्तों सदन से वॉकआउट उन्होंने कर दिया है और शुक्रवार को सत्र का 5वां दिन है और इस दौरान राज्य के सांची विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉक्टर प्रभु राम चौधरी ने जल जीवन मिशन को लेकर सवाल किया है। उन्होंने जानना चाहा है कि सांची विधानसभा में कितने गांव इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत हैं और कितने गांव में काम पूरा हो चुका है। अगर ऐसा हुआ है तो उसकी सूची उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सांची विधानसभा क्षेत्र में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ नल तो लगे हैं मगर पानी नहीं आता। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा काम पूरा होना बताया जाता है और इसकी जांच के लिए समिति बनाई जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सम्राट चौधरी पर एक्शन की तैयारी में बीजेपी, हाथ से जाएगी प्रदेश अध्यक्ष की कमान। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा बिहार में फेरबदल करने की तैयारी में है और बीजेपी बिहार में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है और इसका सबसे बड़ा कारण सम्राट चौधरी के प्रदर्शन को माना जा रहा है। दरअसल सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पिछले 10 साल में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। पार्टी की न सिर्फ सीटें कम हुई हैं बल्कि वोट शेयर भी खिसका है। वहीं बीजेपी सम्राट चौधरी को कुशवाहा वोटर्स को लुभाने के लिए लेकर आई थी लेकिन वो इसमें फेल साबित हुई। दूसरी ओर लालू यादव ने एनडीए के स्कोर वोटर में सेंधमारी कर ली है। यही वजह है कि चुनाव के ठीक बाद बीजेपी का एक बड़ा धड़ा सम्राट चौधरी के खिलाफ खड़ा हो गया है। पार्टी के बड़े नेता उनके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बिहार बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव नए प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व में लड़ सकती है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी की गिनती बिहार के कद्दावर नेताओं में होती है। बीजेपी में शामिल होने से पहले सम्राट राजद और जेडीयू में रह चुके हैं। साल 2018 में बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। इसके बाद वो विधान परिषद में विरोधी दल के नेता बन गए। दोस्तों फिर मार्च 2023 में भाजपा ने उन्हें बिहार बीजेपी की जिम्मेदारी सौंपी और पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन करके सरकार बनाने पर वो डिप्टी सीएम बने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का ऑपरेशन मशाल, औरंगाबाद में बीजेपी छोड़ेंगे 10 पार्षद और 2 विधायकों की बढ़ गई टेंशन। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका देने के बाद अब उद्धव ठाकरे छत्रपति संभाजी नगर में बड़ा खेला करने जा रहे हैं। संभाजी नगर में रविवार को आयोजित होने वाली शिव संकल्प मेले में बीजेपी के 8 नगर सेवक यानी कि पार्षद पाला बदलकर शिवसेना यूबीटी में शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। पूर्व डिप्टी मेयर राजू सिंह समेत 8 नगर सेवक शिवसेना यूबीटी में जाने की अटकलों ने राज्य की सियासत गरमा दी है और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री सूर्यकांत पाटिल ने बीजेपी को छोड़कर एनसीपी शरद पवार में घर वापसी कर ली थी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को लगने जा रहा है और यहाँ पर उद्धव ठाकरे करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में बड़ा खेला। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मंत्री हटाओ बोर्ड बनाओ, चुनाव बाद खतरे में क्यों पड़ गई है पुडुचेरी में एनडीए की सरकार। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद जहां बीजेपी हार की समीक्षा करने में जुटी है तो वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधायकों की बगावत ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। पुडुचेरी में 7 बीजेपी और निर्दलीय विधायकों ने रंगास्वामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाराज विधायकों का नेतृत्व कालापेट से विधायक पीएम कल्याण सुंदरम और नीलिथोप से विधायक जॉन कुमार कर रहे हैं। नाराज विधायकों ने राज्यपाल से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक अपनी बात पहुंचा दी है और इन विधायकों का कहना है कि जल्द समाधान नहीं निकलता है तो आने वाले वक्त में सरकार और
पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि मंत्री हटाओ बोर्ड बनाओ और यहाँ पर पुडुचेरी में एनडीए की सरकार खतरे में आ गई है और बगावती स्वर नेताओं के देखने को मिल रहे हैं। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।